कैरोना से शूरवीरों को प्रशिक्षित करने के अलावा कई अन्य लाभ भी थे। एक तो कैरोना के नागरिक 6 से 8 महीने की अवधि के लिए वीज़ा प्राप्त कर सकते थे, जबकि आम लोग अधिकतम 3 महीने ही रह सकते थे। और अगर वे कैरोना के राजघराने के लोग होते तो निश्चित रूप से उनकी समय सीमा भी बढ़ा दी जाती। बेमाड आने पर राजघराने के लोग अपने वीज़ा पर 1.5 से 2 साल का समय पा सकते थे। आमतौर पर जब आगंतुक आते थे तो उन्हें वीज़ा आईडी दी जाती थी, जो कि नियमित आईडी कार्ड की तरह ही प्लास्टिक कवरिंग में बंद होती थी। विचार ये था कि एक बार जब वे बेमाड में आ जाते थे तो उनसे डिस्ट्रिक्ट सी में बेमाड पासपोर्ट कार्यालय जाने की अपेक्षा की जाती थी। कार्यालय उनकी ऊंचाई मापता था, उनकी आंखों, शरीर और बालों का रंग लिखता था, साथ ही उनके चेहरे के आसपास किसी भी विशिष्ट निशान आदि को भी नोट करता था। बेशक चूंकि लोग नियमित रूप से बड़े होते थे, इसलिए ऊंचाई पर ध्यान देने के बजाय बंदरगाहों पर मौजूद लोग उनकी आंखों के रंग, बालों के रंग, चेहरे के निशान वगैरह को देखते थे। इंटरनेट या कैमरों के बिना लैंडन को कर्मचारियों से पासपोर्ट रखने वालों की पहचान सत्यापित करने का तरीका सोचना पड़ा। क्या होगा अगर कोई उन पासपोर्ट के मालिकों को मार डाले और उनका इस्तेमाल करके अंदर घुसने की कोशिश करे? सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी, इसलिए उन्हें इन लोगों के बारे में सभी विशिष्ट विशेषताओं को हटाना पड़ा। अभी केवल कुछ ही लोग जानते थे कि बेमाड में पेशेवर रूप से कैसे स्केच बनाया जाता है, और स्पष्ट रूप से उनके लिए सैकड़ों और हज़ारों लोगों का जल्दी से स्केच बनाना लगभग असंभव होगा। इसलिए चित्र स्केचिंग निश्चित रूप से सवाल से बाहर थी। और किसी भी विशिष्ट विशेषता को हटाने के अलावा लोगों से 5 अक्षर संख्या कोड बनाने के लिए भी कहा जाएगा। आमतौर पर जब कोई पासपोर्ट खोलता है, पासपोर्ट का बायां पृष्ठ खाली होता है और दाएं पृष्ठ पर आमतौर पर फोटो और वीज़ा विवरण होता है। बेमाड के पासपोर्ट के लिए ये कोड बाएं हाथ के पेज पर होंगे और नाम और समाप्ति तिथि जैसे अन्य वीज़ा पहचान विवरण दाईं ओर होंगे। वैसे भी सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ये कोड पासपोर्ट पर अदृश्य स्याही का उपयोग करके मुद्रित किया जाएगा। इसलिए जब आगंतुक बेमाड पहुंचे चेक इन के दौरान, तो उन्हें बस वहां के कर्मचारियों को कोड देना था और वह यूवी लाइट टॉर्च का उपयोग करके ये जांच करेगा कि यह सही है या नहीं। और इस कोड के अलावा अदृश्य स्याही में लिखे 5 अन्य प्रश्न भी होंगे। उन प्रश्नों को सीधे कोड के नीचे रखा जाएगा। ये प्रश्न पहले बहुत आम थे। आपकी माँ का पहला नाम क्या है? जब आप 10 वर्ष के थे तब आप कहाँ रहते थे? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। संक्षेप में पहचान उद्देश्यों के लिए ऊपर दिए गए व्यक्तिगत प्रश्न जैसे हर एक आगंतुक चेक इन के दौरान पूछे जाएंगे, भले ही वे महीनों पहले एक बार बेमाड में रुके हों। अगर वे दूसरी बार जा रहे हों तो उनसे पूछा ही जाएगा। साथ ही पासपोर्ट पर लिखे सभी 5 सवालों में से बंदरगाहों पर मौजूद लोगों को उनमें से केवल 2 सवाल ही बेतरतीब ढंग से पूछने थे। बस इतना ही। वैसे भी जब आगंतुक अपना पासपोर्ट बनवाने आए और उनका कोड नोट कर लिया गया, तो उन्हें 200 मौजूदा सवालों में से 5 सवाल चुनने थे और उनके जवाब भी देने थे। और एक बार जब सब कुछ नोट कर लिया गया तो कर्मचारी एक फॉर्म पर उनकी जानकारी लिखेंगे और इसे प्रिंटिंग उद्योग को भेज देंगे। वहां उनकी पासपोर्ट बुकलेट पूरी हो जाएगी और अधिकतम 4-8 दिनों के बीच कार्यालय में वापस भेज दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑर्डर दिए गए, चाहे किसी ने भी आवेदन किया हो। बेशक हर आगंतुक के कार्यालय छोड़ने से पहले उन्हें 10 दिन बाद वापस आने के लिए कहा जाएगा ताकि वे अपनी नई पासपोर्ट बुकलेट ले सकें। साथ ही बंदरगाहों पर उन्हें दिया गया छोटा वीज़ा आईडी कार्ड भी लौटा दिया। पासपोर्ट कवर के लिए बेमाडियन के पास लाल रंग के पासपोर्ट कवर थे, संधि हस्ताक्षरित साम्राज्यों के पास नीले रंग के कवर थे और बाकी के पास भी हरे रंग के पासपोर्ट कवर थे। जहां तक बेमाड और सभी संधि हस्ताक्षरित देशों के राजघरानों का सवाल है, उनके अपने पासपोर्ट कवर गोल्ड रंग के होंगे। हाँ, अगर बेमाडियन बाहर जा रहे थे तो उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए था। जैसा कि लैंडन ने कहा था, अगर वे मारे गए और कोई यहाँ उनका प्रतिरूपण करने की कोशिश कर रहा था तो क्या होगा? हालांकि उनके पास उनके आईडी कार्ड थे, लेकिन वे पासपोर्ट की तरह विस्तृत जानकारी नहीं देते थे, इसलिए उन्हें इसे किसी भी कीमत पर लेना था। किसी भी हालत में इन सभी विवरणों और जांचों के साथ लैंडन को उम्मीद थी कि कोई भी इतनी आसानी से बेमाड में घुसने में सक्षम नहीं होगा। साथ ही इन पासपोर्टों के साथ कर्मचारी यह भी देख सकते थे कि किसी व्यक्ति ने यहाँ कितनी बार वीज़ा के लिए आवेदन किया है या अनुरोध किया है। पासपोर्ट में कुल 30 पृष्ठ होंगे, इसलिए ये कुछ समय तक चलेगा। उसके बाद उन्हें पूरी तरह से नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। केवल एक चीज़ जो बदलेगी वह है पासपोर्ट में पाए जाने वाले वीज़ा की संख्या। इसलिए जब वे अगली बार आएंगे तो उन्हें पासपोर्ट बनाने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अपने पासपोर्ट में वीज़ा जोड़ने के लिए। इसकी कीमत लगभग 15 बेस थी, इसलिए ऐसा करना वास्तव में इतना महंगा नहीं था। अब वीज़ा की पूरी बात के अलावा बेमाड ने कैरोना के सभी खतरनाक कैदियों को जिला बी में अपनी अधिकतम सुरक्षा जेल में रखने पर भी सहमति जताई थी। जिला बी में बेमाड के भीतर सैन्य और पुलिस अकादमी जैसी सभी सुरक्षा अकादमी थीं, तो निश्चित रूप से इस जेल पर हर दिन 24 घंटे कड़ी सुरक्षा होगी।
बेशक जेल मुख्य राजमार्गों से बहुत दूर थी और जनता की नज़रों से थोड़ी छिपी हुई थी। वैसे भी कई जेलों के निर्माण को शुरू हुए लगभग आधा साल हो चुका है। दो प्रकार थे, सामान्य अपराध प्रकार जो पुलिस मुख्यालय के ठीक पीछे जिला सी में था, और अधिकतम सुरक्षा प्रकार जो जिला बी में था। बेशक सामान्य अपराध प्रकार 1 महीने पहले पूरा हो गया था, लेकिन अधिकतम सुरक्षा वाले को अभी भी लैंडन की मूल योजनाओं से बहुत आगे जाना था। और भले ही यह अभी भी निर्माणाधीन था, जेलों के पूर्ण हो चुके खंडों का अभी भी उपयोग किया जा सकता था। इसलिए यदि खतरनाक कैदियों को कैरोना से भेजा जाता तो बेमार्ड अभी भी अपने वादे को पूरा कर सकता था। कुल मिलाकर ये सौदा तब तक संभव रहेगा जब तक कि कैरोना खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, साथ ही साथ अपनी खुद की अधिकतम सुरक्षा जेल भी नहीं बना सकता। आखिरकार बेमार्ड कैरोना को 1000 साल तक नहीं रख सकता है न। भविष्य में जब पूरा हर्फिलिया संधि से बंधा होगा तो निश्चित रूप से तकनीक को फैलने की अनुमति दी जाएगी, तो तब तक कैरोना अपनी खुद की जेल बना सकता था और उस समय ये खंड तुरंत शून्य हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बेमार्ड कैरोना के कुछ आपराधिक सामान की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार था। फिर से ये कुछ लाभ ही नहीं थे जो कैरोना को इस संधि से मिल रहे थे। शिक्षा, चाहे कोई भी शैक्षणिक सुविधा हो, ट्यूशन, उसके रखरखाव, शिक्षक के वेतन और सुविधा के सामान्य रखरखाव के लिए आवश्यक था। आमतौर पर बहुत सी चीजें थीं जो उनके छात्र शुल्क में शामिल होती थीं। छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा जैसी चीजें होना जरूरी था, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि वे बीमार न पड़ें और उन्हें इलाज की जरूरत न पड़े। और इसके अलावा कई बिलों के लिए पैसे की जरूरत थी, चाहे बिजली के बिल, फील्ड ट्रिप, शिक्षण सेवाएं, लैब उपकरण, रसायन, कुर्सियां आदि जैसी चीजों का भुगतान करना हो। संक्षेप में ये सभी प्रति सेमेस्टर किसी के ट्यूशन की लागत में जुड़ जाते थे। आमतौर पर बेमार्ड के पब्लिक स्कूल की प्रत्येक कक्षा में अलग अलग उम्र के बच्चे थे। ग्रेटर दैन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्री स्कूल आयु 3-5। बेमार्डियन 1500 बे, संधि हस्ताक्षरित क्षेत्र 2000 बे, शेष 2500 बे। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सेमेस्टर 4 महीने का था, इसलिए ये शिक्षकों को भुगतान करने और इसी तरह के अन्य कामों के लिए बिल्कुल सही था। इसलिए प्रत्येक महीने बेमार्डियन को केवल 375 बे तांबे के सिक्के बचाने होंगे ताकि 1500 बे का भुगतान किया जा सके। कोई 375 बे को $375 के रूप में देख सकता है। जरूर बचत करना और ट्यूशन का भुगतान करना हास्यास्पद रूप से छोटा लग रहा था, लेकिन इस युग में ये बिल्कुल सही था। ग्रेटर दैन प्राथमिक विद्यालय आयु 5-11 किंडरगार्टन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक। बेमार्डियन 1800 बेज, संधि हस्ताक्षरित क्षेत्र 2650 बेज, शेष 3200 बेज। ग्रेटर दैन जूनियर हाई आयु 11-15 ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 9 तक। बेमार्डियन 2200 बेज, संधि हस्ताक्षरित क्षेत्र 3000 बेज, शेष 3800 बेज। बेशक इस ग्रेड के बाद वे स्नातक होंगे और बस इतना ही। इस मूल्य सूची से यह स्पष्ट था कि कैरोना को अभी भी दूसरों की तुलना में अच्छा सौदा मिल रहा था। मूल्य निर्धारण के संबंध में लैंडन छात्रों से उनकी कक्षा के अनुसार शुल्क लेता था, न कि उनकी आयु के अनुसार। उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय में आमतौर पर 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया जाता था, लेकिन पहले 14 वर्ष की आयु में ऐसे छात्र होते थे जो लिखना नहीं जानते थे और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में वापस भेज दिया जाता था। इसलिए उनसे जूनियर हाई स्कूल के छात्र 11-15 की कीमत वसूलने के बजाय उनसे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के रूप में शुल्क लिया जाता था। लेकिन चाहे वे किसी भी शैक्षिक स्तर पर क्यों न हों, 15 वर्ष की आयु में उन्हें वयस्कों के रूप में देखा जाता था। इसलिए ये स्नातक होने का समय था। लैंडन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह यहाँ वयस्कता का समय था। बेशक जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक लोग शिक्षित होते गए, साथ ही अपने बच्चों को कम उम्र में ही स्कूल में दाखिला दिलाते गए और तब तक चीजें अपने आप ठीक हो जाती थीं। इसलिए लैंडन को इस बारे में बहुत चिंता नहीं थी। इसके अलावा स्कूल ने बेमार्डियन, संधि हस्ताक्षरित राष्ट्रों और बाकी लोगों को छात्रवृत्ति देने की भी अनुमति दी। ये छात्रवृत्तियां उन मेहनती बच्चों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के लिए थीं। और इसके अलावा ऐसे छात्र कार्यक्रम थे जो 9-14 वर्ष की आयु के नाबालिगों को काम करने की अनुमति देते थे, लेकिन वे केवल बहुत ही हल्के काम कर सकते थे अगर वे मासिक योजना के साथ अपनी फीस का भुगतान करना चाहते थे। किसी को ये पता होना चाहिए कि कुलीनों के अलावा किसान भी निकट भविष्य में इस स्कूल में भाग लेंगे, इसलिए उन्हें सफलता के लिए कई अवसर देना निश्चित रूप से एक आवश्यकता थी। वास्तव में पृथ्वी पर भी बच्चे काम कर सकते हैं, हालांकि वे जितना समय लगाते हैं और जितना काम किया जाना चाहिए वह बहुत हल्का होना चाहिए। उदाहरण के लिए वे पार्कों में कुत्तों को टहला सकते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में बागवानी में मदद कर सकते हैं, खिड़कियों की सफाई कर सकते हैं, नींबू पानी की दुकान बेच सकते हैं और इसी तरह के अन्य काम कर सकते हैं। बच्चे पैसे भी कमाते हैं। आमतौर पर एक वयस्क दिन में 8-10 घंटे तक काम कर सकता है।
लेकिन बच्चों के लिए उन्हें अधिकतम 4 से 5 घंटे काम करना उचित होगा। बेशक भले ही यह युग पृथ्वी पर वापस आने वाले युग से पूरी तरह से अलग था, फिर भी लैंडन ने पृथ्वी के सिद्धांतों पर टिके रहने का विकल्प चुना था। लेकिन वह जानता था कि अंततः कुछ बच्चे बड़बड़ाएंगे और काम के समय में वृद्धि की मांग करेंगे। आखिरकार यहाँ बच्चे वयस्कों की तरह ही काम करते हैं, 6 और यहाँ तक कि 7 साल की उम्र में। उनमें से कुछ पहले से ही लगातार 8 घंटे तक बार और रेस्तरां में सेवा कर रहे थे, जबकि अन्य बिना सोए करीब 10 घंटे तक अस्तबल में काम करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो समुद्र के किनारे भी काम करते थे और रोजाना भारी बक्से उठाते थे। कुछ ने बच्चों की देखभाल भी की, घर की सफाई की और खेतों में पेशेवरों की तरह काम किया। इसलिए उनके लिए 4 से 5 घंटे काम करना बिल्कुल भी काम नहीं था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे ऐसा कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि यह करना सही था। कम उम्र में इस तरह काम करने से निश्चित रूप से उन पर असर पड़ेगा जब वे बड़े हो जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन 5 घंटे वह अधिकतम था जो लैंडन अनुमति दे सकता था। वे जो काम कर सकते थे उसके लिए लैंडन ने पहले से ही कुछ सोच रखा था। वे रांच में अंडरएज पार्ट टाइमर के रूप में काम कर सकते थे। वहां उन्हें एक विशेष बैज दिया जाएगा जो उनकी कम उम्र की स्थिति को दर्शाता है, साथ ही अन्य विशेष कार्य दस्तावेज भी। और चाहे वे कोई भी काम करें, उन्हें हमेशा किसी की देखरेख में ही करना होगा। वैसे भी रांच में वे घोड़ों को धो सकते थे, उनके बालों को ब्रश कर सकते थे, उन्हें सेब जैसे खाद्य पदार्थ खिला सकते थे और यहाँ तक कि उनके मल को भी साफ कर सकते थे, बशर्ते कि यह थकाऊ न हो। लैंडन को ऐसा कोई कारण नहीं दिखता था कि वे ऐसा क्यों न कर सकें। वे बेमार की बागवानी कंपनी के साथ भी काम कर सकते थे। वहां वे गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करने, फूल लगाने और यहाँ तक कि अपने क्लाइंट के पिछवाड़े या कार्य क्षेत्रों से झाड़ियों को काटने में मदद कर सकते थे। उन्हें पार्क, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों या यहाँ तक कि किसी की निजी संपत्ति पर भी तैनात किया जा सकता था। लेकिन निश्चित रूप से वे कभी अकेले काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ हमेशा निगरानी में होगा। वे बेमार की सफाई कंपनी में भी काम कर सकते थे, जहां वे खिड़कियां साफ करेंगे, गलियारों में पोछा लगाएंगे, कमरों की सफाई करेंगे और इसी तरह के अन्य काम करेंगे। संक्षेप में उनके लिए करने के लिए बहुत सारे हल्के काम थे। इसलिए इन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पैसा कमाना कोई समस्या नहीं थी। और सिर्फ इसलिए कि उनका स्कूल का काम प्रभावित न हो, उन्हें केवल सप्ताहांत पर काम करने की अनुमति थी। फिर अगर वे सेमेस्टर के अंत में अपनी सारी फीस नहीं दे सकते थे, तो वे एक एक्सटेंशन भुगतान योजना के लिए आवेदन कर सकते थे और यहाँ सभी छुट्टियों के दौरान काम कर सकते थे। आमतौर पर लैंडन लंबी छुट्टियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बेमार में रहने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन अगर वे अभी भी स्कूल को बकाया रखते हैं और अपने वेतन के लिए काम करना चाहते हैं, तो हर तरह से वे आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ लैंडन ने छुट्टियों के दौरान छात्रों को बेमार में रहने देने के अपने शुरुआती रुख को बदलने का फैसला किया। अब वह उन्हें रहने की अनुमति देगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें रहने के लिए आवेदन करना होगा। फिर भी अगर वे रहने का फैसला करते हैं, छुट्टियों के दौरान उनके अधिकतम कार्य घंटे सप्ताह में 25 घंटे होंगे। तारांकन 5 घंटे गुना 5 दिन। छात्र वीजा से निपटने के लिए छात्रों को हर 3 महीने में वीजा बदलने के लिए कहना तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से वापस आएंगे और स्नातक होने तक अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी लैंडन उन्हें 1 साल से अधिक समय तक कुछ भी नहीं दे सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि उनके वीजा अधिकतम 1 वर्ष तक चलेंगे, और अगर वे इसे फिर से नवीनीकृत करना चाहते थे तो उन्हें बस ये साबित करना था कि उन्होंने अगले साल के सेमेस्टर के लिए पंजीकरण किया था। और बस इतना ही। क्या होगा अगर उसने कुछ लोगों को 5 साल का वीज़ा दिया और फिर दोबारा आने की जहमत नहीं उठाई, या इससे भी बदतर उनके वीज़ा चोरी हो गए। लैंडन जो कुछ भी कर रहा था, वह पहचान की चोरी को न्यूनतम स्तर तक कम करने की कोशिश कर रहा था। अन्य साम्राज्यों की तुलना में जो सभी हत्यारों, बदमाशों और चोरों को बड़े शहरों में घुसने या रिश्वत देने की अनुमति देते थे, लैंडन इस जगह को अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसलिए अपराधियों को अंदर आने से रोकने के लिए ये सभी जांच बहुत महत्वपूर्ण थी। जरूर कुछ लोग जरूर अंदर आएंगे, लेकिन संख्या कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए सामान्य आगंतुक प्रविष्टियों की तुलना में 1 वर्ष बहुत अधिक था। इसलिए चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय पाककला के छात्र हों या पब्लिक स्कूल के अंतर्राष्ट्रीय छात्र, उनके पास विशिष्ट पासपोर्ट कवर भी होंगे। सभी संधि हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास ग्रे पासपोर्ट कवर होंगे, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास गहरे भूरे रंग के पासपोर्ट कवर होंगे। लैंडन वास्तव में हर चीज में अंतर करना चाहता था, ताकि बंदरगाह पर काम करने वालों को अलग अलग व्यक्तियों की पहचान करने में आसानी हो। अगर कोई किसी को नीले रंग के पासपोर्ट के साथ देखता है तो उसे पता चल जाएगा कि यह संधि हस्ताक्षरित क्षेत्र का नागरिक है। इसी तरह अगर वे अन्य बेमार्डियन या यहाँ तक कि छात्रों को भी देखते हैं तो उन्हें भी स्वतः ही पता चल जाएगा। बेशक बेमार्डियन छात्रों को विशेष पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके लाल रंग के पासपोर्ट ही उन्हें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार सभी बेमार नागरिक 10 साल तक एक ही पासपोर्ट रख सकेंगे, इससे पहले कि यह अंततः समाप्त हो जाए।
इन सब बातों के साथ संधि के अनुसार बेमार्ड ने कैरोनियन लोगों को शिक्षा में छूट दी थी यदि उन्होंने यहाँ अध्ययन करने का निर्णय लिया। हा, अच्छा, बच्चे तुम सच में सबसे अच्छे हो, कार्मेलो ने खुशी से लैंडन के कंधे थपथपाते हुए कहा। कार्मेलो इतने अच्छे मूड में था कि अगर कोई उसे बिना किसी कारण के मुक्का भी मारे तो उसे यकीन था कि वह उनके सामने दूसरा गाल भी रख देगा। स्वर्ग ने लैंडन को जल्दी पैदा क्यों नहीं होने दिया? अरे वाह, अगर वह लैंडन से किशोरावस्था में मिलता तो क्या तुम्हें पता है कि अब तक वे कितने बदल गए होते? वह बस अपनी किस्मत को कोस सकता था क्योंकि वह बहुत जल्दी पैदा हो गया। सच में जीवन बिल्कुल भी उचित नहीं था। लैंडन ने असहाय भाव से कार्मेलो को देखा। क्या उत्साहित होने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि जब रानी पेनेलोप भी हस्ताक्षर करेंगी तभी ये लेन देन आधिकारिक रूप से पूरा होगा। और इसके अलावा क्या होगा अगर वह इन शर्तों से सहमत नहीं होती? उद्धरण चिन्ह बकवास, वह कैसे सहमत नहीं हो सकती? एक हंगोल केवल एक हंगोल को ही जन्म दे सकता है, इसलिए हम निश्चित रूप से एक जैसे सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह __। वर्तमान में संधि को रिंग बाइंडर में रखा गया था क्योंकि एक व्यक्ति के हस्ताक्षर की अभी भी आवश्यकता थी, लेकिन जब पेनेलोप ने अपना हस्ताक्षर जोड़ा तो लैंडन रिंग बाइंडर से सभी एकल पृष्ठों को जोड़ देगा और उनसे एक पुस्तक बनाएगा। इस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए इसे ठीक से बांधना महत्वपूर्ण था, हार्ड बुक कवर के साथ, और इसी तरह वास्तव में इसे संसद की पुस्तकों और यहाँ तक कि वेटिकन बाइबल की तरह बांधना था। लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि सभी हस्ताक्षर मौजूद न हों। सिस्टम के लिए सांता और पेनेलोप दोनों को इस संधि पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। भगवान धिक्कार है। सिस्टम को कैसे पता चला कि सांता पेनेलोप के साथ मिल गया है? यह उसकी कल्पना से परे था। क्या ये सभी शक्तिशाली प्राणियों का मतलब था? क्या उन्होंने ये भी देखा सांता भी? वैसे भी सिग्नेचर वाले हिस्से के लिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था क्योंकि उसे पता चल गया था कि सांता अकेले ही 3 दिन में चले जाएंगे। पेनेलोप ने सांता को वापस आने के लिए एक समय सीमा दी थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द जाना था। इसलिए वह सांता का उपयोग करके पेनेलोप को संधि भेजेगा। बच्चे, उस मामले को अकेला छोड़कर क्या तुम्हें यकीन है कि बेमार्ड कैरोना के नागरिकों के लिए एक परिवहन मार्ग संचालित कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या यह आप सभी के लिए संभालने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा? बैरन हैमिल्टन ने उत्सुकता से पूछा। ये काम अकेले कैरोना के लिए करना मुश्किल होगा, इसलिए हैमिल्टन कुछ हद तक जिज्ञासु था कि लैंडन जादुई तरीके से ऐसा काम कैसे पूरा कर सकता है। लैंडन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। हमारे जहाज अगले साल के सर्दियों के मौसम तक तैयार हो जाएंगे, इसलिए हम आधिकारिक तौर पर वसंत के दौरान शुरू करेंगे, विशेष रूप से मई में। लैंडन ने उत्तर दिया। सच में ये व्यवस्था ही थी जिसने इसे संधि में रखा था, इसलिए लैंडन के पास इसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सार्थः व्यवस्था चाहती थी कि वह बेमार्ड से कैरोना तक एक जल परिवहन मार्ग बनाए। इसके लिए लैंडन के दिमाग में पहले से ही एक विस्तृत योजना थी। सबसे पहले उसे अगले साल वसंत से पहले कम से कम 8 परिवहन जहाज़ों का निर्माण करने की आवश्यकता थी। बेशक इस तरह के जहाज का निर्माण पहले से ही प्रगति पर था और निश्चित रूप से उससे पहले पूरा हो जाएगा। वैसे भी जहाज के शेड्यूल के लिए लैंडन को जहाज़ों के अनुसार उन्हें समायोजित करना था। अब किसी को यह जानना था कि इस युग में जहाज़ों पर डेक के नीचे सैकड़ों लोग थे जो अपनी यात्रा के दौरान लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। बेशक कभी कभी अगर धाराएं जहाज़ों को उनकी मंजिल की ओर धकेल रही होती तो वे नाव चलाना बंद कर देते और कप्तान जहाज़ों को हिलाना जारी रखते। आमतौर पर इन जहाज़ों का उपयोग करके यात्रियों को बेमार्ड से कैरोना तक की यात्रा करने में 1 महीने का समय लगता था, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी अलग थीं। पहले के दिनों में अटलांटिक को पार करने में नाविकों को कम से कम 9 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता था, लेकिन मोटर चालित इंजनों के आविष्कार के साथ लोग क्रूज में नौकायन कर सकते थे। साथ ही 3 सप्ताह से 2 महीने के समय में केले और अन्य खाद्य पदार्थ भी ले जा सकते थे। अब कल्पना कीजिए कि पुराने जमाने के नौकायन जहाज़ों का उपयोग करके एक जगह के लिए केवल 1 महीने की यात्रा की आवश्यकता होती है। फिर से कोई हैम्बर्ग जर्मनी से न्यूयॉर्क तक 15 दिनों के भीतर यात्रा कर सकता था, लेकिन पुराने नौकायन जहाज 6-7 महीने के समय में ऐसा कर सकते थे। इसलिए एक ऐसी जगह के लिए जहां सिर्फ 1 महीने के लिए नौकायन की ज़रूरत थी, लैंडन ने अनुमान लगाया था कि शेड्यूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय पर्याप्त होगा। सच में मोटराइज्ड इंजन के साथ वे 1 दिन के भीतर पहुंच सकते थे, लेकिन लैंडन ने एक और दिन जोड़ दिया ताकि अगर कोई पूर्वानुमेय दुर्घटना हो जाए तो उसे रोका जा सके। शेड्यूल के लिए लैंडन ने तय किया था कि जहाज सोमवार, गुरुवार और शनिवार को कैरोना पहुंचेंगे और मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को जहाज रवाना होंगे। बेशक इन शेड्यूल के विपरीत बेमार्ड के लिए भी योजना बनाई जाएगी। ये 8 जहाज जलमार्ग पर आगे पीछे जाएंगे।
इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। इसलिए उन पर सुरक्षाकर्मी होंगे। साथ ही उन पर मिसाइल और तोप लॉन्चिंग सिस्टम भी होंगे। इसलिए नागरिक कैरोना से इन यात्राओं के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? लैंडन ने सांता को वहां एक कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई थी। बेशक उन्होंने कैरोना के भीतर केवल एक तटीय तट का उपयोग करने का फैसला किया था, और वह था जिस पर सांता की सबसे बड़ी संपत्ति थी। अगर कोई इन क्रूजर पर सवारी करना चाहता था तो उसे उस तटीय शहर में आना होगा और ऐसा करना होगा। वहां वे अपनी यात्रा के लिए स्लीपिंग कैबिनेट पंजीकृत या बुक कर सकते थे। कर्मचारियों के लिए बुकिंग को आसान बनाने के लिए लैंडन इन स्लीपिंग कैबिनेट का लेआउट देगा, इकोनॉमी से लेकर फर्स्ट क्लास तक। इस तरह कर्मचारियों को हर समय पता चल जाएगा कि स्लीपिंग कैबिनेट उपलब्ध है या नहीं। कुल मिलाकर अगले साल मई में बेमार कैरोना ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल जाएगा। अद्भुत! मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या कोई जहाज वास्तव में इतने कम समय में इतनी दूरी तय कर सकता है। बच्चे, समय आने पर मेरे लिए पहला टिकट बुक करना, बैरन हैमिल्टन ने उत्साह से कहा। मैं भी, सांता ने कहा। एक व्यापारी के रूप में वह ऐसा जहाज कैसे नहीं चाहेगा, लेकिन वह जानता था कि उसका ये भाई जल्द ही बड़ा नहीं होगा। इसलिए वह केवल चुपचाप रो सकता था और समय आने पर खुद जहाज को आजमा सकता था। बच्चा, मुझे इस संयुक्त राष्ट्र वाली बात में ज्यादा दिलचस्पी है। तो तुम कह रहे हो कि संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद हम इसमें शामिल हो जाएंगे? एड्रियन ने पूछा। हाँ, ऐसा ही होगा। अभी के लिए ये सिर्फ बेमार और कैरोना है, लेकिन भविष्य में मैं पूरे पाइनो महाद्वीप को भी एकजुट करने की योजना बना रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। संधि के भीतर उन्होंने यहाँ हटफिलिया में एक संयुक्त राष्ट्र बनाने की भी बात कही थी। और हाँ, इसका स्वरूप वैसा ही होगा जैसा कि धरती पर है। इसमें संसद के सदस्यों के साथ एक बोर्ड होगा और इसी तरह के अन्य लोग होंगे। यह ज़रूरत के समय अन्य देशों की सहायता करने के लिए मौजूद होगा, जैसे कि महामारी, राष्ट्रीय आपदाएं आदि का प्रकोप। साथ ही उन साम्राज्यों की सहायता भी करेगा जो उभरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेशक इस बोर्ड का इस्तेमाल लोगों के इलाकों को चुराने, गुलाम बनाने आदि के लिए कभी नहीं किया जा सकता। ये शांति और एकता के लिए था, साथ ही भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के खिलाफ खड़ी चीज़ों से लड़ने के लिए भी। बच्चे, बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाई, मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद है। उद्धरण चिन्ह। बच्चा, क्या तुम उसके जैसे नहीं हो सकते? बैरन हैमिल्टन ने सांता के सिर पर मजाकिया ढंग से हाथ मारते हुए कहा। अंडरस्को। जब वे बातचीत कर रहे थे तो सिस्टम की सूचना तुरंत लैंडन के दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, आपके पास 3 नए मिशन हैं। होस्ट, आपके पास 3 नए मिशन हैं। लैंडन हैरान था। अभी तक वह इस मिशन को पूरा भी नहीं कर पाया था, लेकिन गुलाम चलाने वाला ये सिस्टम उसे और भी काम दे रहा था जो उसे बेरहमी से करने थे। मेरा मतलब है, क्या सिस्टम आमतौर पर इसी तरह काम करते थे? ऐसा क्यों लगा कि उसका अपना सिस्टम उससे बहुत नफरत करता था? दूसरे सिस्टम अपने होस्ट को उनके लंबित कार्यों के बारे में याद दिलाते थे और उनका ध्यान रखते थे, लेकिन नहीं, उसका अपना सिस्टम आसमान से नीचे देखता और पॉपकॉर्न चबाता, जबकि उसकी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखता। उसका सिस्टम कई महीनों तक साइलेंट मोड में जा सकता था और उससे सिर्फ तभी बात करता था जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी या जब कोई नया काम हाथ में होता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम को पूरा होने में सिर्फ 5 दिन बचे थे और लैंडन ने ऐसा नहीं किया था तो सिस्टम उसे याद दिलाने की भी जहमत नहीं उठाता था। आखिरकार ये सिस्टम की आत्मा नहीं थी जो नष्ट हो जाएगी, तो उसे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? लैंडन को हर बार सिस्टम के तीखे रवैये का सामना करने पर कस्टमर सर्विस को कॉल करने का मन करता था। कौन जानता है, शायद 200 या उससे ज़्यादा दुनियाओं से एक साथ गुजरने के बाद उनके रिश्ते में आखिरकार सुधार हो जाए। बहुत जल्दी लैंडन इन मिशनों की जांच करने गया, इसलिए हो सकता है कि ये मिशन हो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटर दैन साइड मिशन 2। कार्य, नोप्लाइन की कम से कम 60% सेनाओं को होस्ट की अपनी सेनाओं में शामिल करना। पुरस्कार, 250 बोनस पॉइंट, 1200 टेक्नोलॉजी पॉइंट और 650 डेवलपमेंट पॉइंट। समय सीमा, 18 महीने, 1 साल और 6 महीने। ग्रेटर दैन साइड मिशन 3। कार्य, किंग एड्रियन के अपेंडिसाइटिस का इलाज करने के लिए अपने नए मेडिकल और सर्जिकल पुरस्कारों का उपयोग करें। पुरस्कार, 80 बीपी, 300 टीपी और 190 डीपी। समय सीमा, 25 अगस्त, अब से 7 दिन। ग्रेटर दैन साइड मिशन 4। कार्य, भूतिया राजकुमार को अर्काडिना का राजा बनने में मदद करें और उसके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करें। पुरस्कार, 130 बीपी, 800 टीपी और 350 डीपी। समय सीमा, 3 वर्ष। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लैंडन ने इनसाइड मिशन को देखा और तुरंत उसका दिमाग काम करने लगा। एड्रियन का इलाज करना कुछ ऐसा था जो वह निश्चित रूप से कर सकता था, लेकिन नोप्लाइन की सेना के 60% को आत्मसात करना थोड़ा ज्यादा था। उसके पास क्या विकल्प था? सिस्टम, क्या तुम मुझे ये जानकारी नहीं दोगे कि उसके योद्धा, गुलाम, सैनिक और अन्य सैनिक कहाँ हैं? अगर होस्ट उन्हें चाहता है तो होस्ट को इसे सिस्टम से खरीदना होगा।
सिस्टम केवल आपको ये बताने के लिए है कि आपका मिशन क्या है और कुछ नहीं। अंडरस्को लैंडन को रोने का मन हुआ। वह जानता था ये सिस्टम बहुत ही बेवकूफ़ था। निश्चित रूप से ये चाहता था कि वह इससे नक्शे और जानकारी खरीदे। इसे भूल जाओ, वह ग्राहक सेवा के लिए पूछना छोड़ सकता है। उसके पास एक गुस्सेल सिस्टम था और बस यही था। सिस्टम से कई नक्शे खरीदने के बाद उसे एहसास हुआ कि नोपलाइन के पास टैरिक में 9 बेस, अर्काडिना में 5, डेफेरस में 7, योर्डान में 4 और कैरोना में 3 बेस थे। बेशक कैरोना में वे प्रशिक्षण संपदाएं अस्तित्वहीन थीं, क्योंकि लैंडन ने योद्धाओं को वहां ले जाकर साथ ही संपदा को भी नष्ट कर दिया था। इसके अलावा लैंडन ने ऐसे नक्शे भी खरीदे थे जो पूरे पाइनो महाद्वीप में भूमिगत गुलाम शिविरों को दिखाते थे। इस तरह का मिशन, क्या सिस्टम उसे मारने की कोशिश कर रहा था? नक्शों को देखते हुए उसने फैसला किया कि अब हमला करने का सबसे अच्छा समय होगा। अब इसके बारे में सोचते हुए, भले ही सांता सामान वापस ले जाए, लेकिन कैरोना से समाचार के पाइनो महाद्वीप के छोर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। सबसे शक्तिशाली लोगों के कानों तक पहुंचने से पहले सूचना को ठीक से प्रसारित होने में महीनों लग सकते हैं। जैसा कि लैंडन ने कहा था, भले ही ये तटों तक पहुंच जाए, लेकिन राजधानी शहर तक यात्रा करना अपने आप में एक अलग मामला था। इसलिए अभी कोई भी वास्तव में उनके बारे में नहीं जानता था। और अगर उन्हें बेमार्ट के विकास के बारे में पता भी चल जाता तो भी उन्हें अभी तक इसकी सैन्य शक्ति के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए इन सभी विश्लेषणों के साथ पहले हमला करना ही कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था। खैर, वह फिलहाल केवल अर्काडिना पर हमला कर सकता था, क्योंकि उसे पहले संधि वापस लाने का इंतजार करना था। इसलिए वह फिलहाल बेमार्ट से बहुत दूर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इन मिशनों के लिए लैंडन ने तय किया था कि ज्यादातर यात्रा जहाज से की जाएगी। अर्काडिना के आसपास बिखरी हुई जागीरों को देखते हुए लैंडन को एहसास हुआ कि नोपलाइन ने अपने शिविर ऐसे शहरों में लगाए थे जो समुद्र से बहुत दूर नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए था कि अगर उसे बैकअप की ज़रूरत पड़े तो वे जल्दी से जहाज़ पर चढ़ सकें और उसकी मदद कर सकें। इसे गलत न समझें, इनमें से कुछ शहरों में बेस से किनारे तक पहुंचने में 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता था, लेकिन यह अभी भी करीब था उन क्षेत्रों में उन्हें रखने की तुलना में जहां किनारे तक पहुंचने से पहले 3 से 4 महीने की यात्रा करनी पड़ती थी। साथ ही जहाज से यात्रा करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा था, क्योंकि इनमें से कुछ गंतव्यों की ओर घोड़े से यात्रा करने में लैंडन को 6 से 7 महीने लग जाते। इसलिए अर्काडिना की परिधि के चारों ओर नौकायन करना और निकटतम तटीय शहर में उतरना बेहतर था। लैंडन ने आह भरी और अपने मंदिरों को मालिश किया। ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्द ही फिर से रवाना होना पड़ेगा, लेकिन उसका मन अपने अंतिम साइड मिशन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। सिस्टम ने उसे किसी को सिंहासन पर बैठाने में मदद करने के लिए कहा था, साथ ही उसके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो लैंडन को नहीं पता था कि वह आदमी कौन था। अपनी याददाश्त में खोज करने के बाद भी उसे उस आदमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये भूतिया राजकुमार कौन था? सिस्टम, क्या तुम मुझे उसका ठिकाना बता सकते हो? होस्ट को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत के धागों ने तुम दोनों को एक साथ बुना है। वह तुम्हें अपने होस्ट पर ही ढूंढ लेगा। लैंडन ने छत की ओर देखा और सिस्टम का गला घोंटने का मन किया। किस्मत के धागे क्या बकवास हैं? उसका काम और कठिन क्यों बनाया जाए? उसके पास इस आदमी की कोई तस्वीर या याद नहीं थी। उसे पता होना चाहिए कि समय कब आएगा। वह उस स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता था जहां वह और अधिक जान सकेगा और इन तथाकथित देवताओं को देख सकेगा। तब तक वह एक स्वर्गीय चेन आरी लेगा और उसे उनके शरीर में चला देगा। किस्मत के धागे मेरे गधे। गुप्त बेस अर्काडिना के उत्तर पश्चिमी भाग के आसपास कहीं। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था जो हीरे की तरह चमक रहे थे और आसमान के काले कैनवास पर चमक रहे थे। चमकदार डॉट्स शर्मीले ढंग से टिमटिमा रहे थे और वे हर्फिलिया को घूर रहे थे तो वे जीवंत हो उठे। एक बालकनी पर खड़ा एक अकेला आदमी था जो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वह अर्काडिना के भीतर कई मिशनों को अंजाम देते हुए एक बेस से दूसरे बेस पर जा रहा था। टैप टैप टैप। बहुत जल्दी उसे अपने पास आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। युवा मास्टर, मुझे रिवरडेल शहर में हमारे आदमियों से अभी अभी कुछ दिलचस्प खबर मिली है। ऐसा लगता है कि मई के महीने में पश्चिमी क्षेत्र में कुछ अजीब हुआ था, एक 30 वर्षीय शूरवीर ने कहा। ओह! उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर, यह आपके एक चचेरे भाई से संबंधित है। ये प्रसिद्ध कमीने लैंडन बान के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। युवा स्वामी, ये बताया गया है कि सैनिकों का एक समूह कम से कम 1000 की संख्या में मई के महीने में बेमार्ट को जीतने के लिए आगे बढ़ा था। युवा शूरवीर ने कहा। बेमार्ट छोड़ने वाले लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट? उद्धरण चिन्ह। नहीं युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि वे बेमार्ट को जीतने में सफल हो गए थे। उद्धरण चिन्ह। विलियम ने दया से आहें भरने से पहले थोड़ी देर के लिए बालकनी पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। ऐसा लगता है कि मेरे इस चचेरे भाई को या तो गुलामी में धकेल दिया गया था या इससे भी बदतर, उसे मार दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। वह दयनीय है युवा मास्टर।
उद्धरण चिन्ह। वास्तव में रिवरडेल शहर में हमारे लोगों को संदेश भेजें ताकि उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से पता लगाया जा सके। अगर वह मर गया तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन अगर वह बच गया तो उन्हें तुरंत उसे बचाने के लिए कहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन युवा मास्टर, उसे बचाने के बाद हम क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। उसे 30,000 तांबे के सिक्के दें और उसे अर्काडिना छोड़ने के लिए कहें। ये जगह उसके लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उसके लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। हाँ युवा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। विलियम ने आसमान की ओर देखा और आहें भरता रहा। उसने अपने इस चचेरे भाई के बारे में सुना था और 2 साल पहले उसे भेष में भी देखा था। मजेदार बात यह है कि उसने लैंडन से करीब 1 महीने तक बात की थी, जबकि वह फायरप्लेस बॉय होने का नाटक कर रहा था। आमतौर पर महलों में अक्सर 700 से ज्यादा लोग काम करते थे। महलों में रोजमर्रा के कामकाज को बनाए रखने के लिए दर्जनों नौकरों की जरूरत होती थी। नौकरों का काम राजघरानों की देखभाल करना था, साथ ही महल में रहने वाले हजारों शूरवीरों की भी। कुछ लोग शौच करने वाले लड़के थे जो रोजाना बाल्टी भर मल बाहर फेंकते थे। दूसरे घोड़ों की देखभाल करते थे, साफ पानी लाते थे, कवच चमकाते थे वगैरह। और किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महल में रहने वाली हर कुलीन महिला के पास अपने अपने आंगन में 30-50 से ज्यादा नौकरानियां होती थीं। यह एक छोटे से तंग शहर में रहने जैसा था जहां हर कोई एक ही परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। तो बेशक महल में 700 से ज्यादा लोग होंगे। नौकरों के रहने के क्वार्टर के बारे में कोई कह सकता है कि कभी कभी 7-10 लोग हर रात एक कमरे में ठिठुरते थे। केवल पसंदीदा नौकरानियां, बटलर और दास ही 2 या 4 के समूह में सो सकते थे। संक्षेप में उनके साथ गंदगी जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे भी इतने सारे फायरप्लेस बॉयज के साथ विलियम आसानी से उस पहचान का उपयोग करके महल में घुस गया था। बेशक किसी ने उसे नहीं देखा क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारी राख थी। फायरप्लेस बॉयज रसोई में और फायरप्लेस वाले किसी भी अन्य क्षेत्र में काम कर सकते थे, इसलिए वे आमतौर पर चारकोल का ध्यान रखते थे और सभी राख को बाहर निकाल देते थे। इसलिए उनके चेहरे हमेशा मैरी पॉपिंस के चिमनी स्वीपर की तरह काले रहते थे। इसलिए जब वह महल में घूमता था तो वह हमेशा अपना चेहरा ऐसे ही छोड़ता था। तब विलियम को तुरंत एहसास हो गया था कि उसका ये चचेरा भाई युद्ध के लिए नहीं बना है। हर कोई उसे धमकाता था और उसके बारे में बुरी बातें करता था। अरे, यहाँ तक कि नौकरानियां भी उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करती थीं। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि लैंडन और उसकी 300 की सेना हजारों शूरवीरों के खिलाफ जीत जाए। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, विलियम ने सोचा। युवा मास्टर। पूर्व से भी खबर आई थी। ऐसा लगता है कि स्लीथेरिन कॉर्ड वाला आदमी 7,000 से ज्यादा शूरवीरों के साथ चुपके से एलिबान के कैंप की ओर जा रहा है। अभी तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि वे इतनी बड़ी सेनाएं क्यों ले जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अज्ञात वन अर्काडिना। चांदनी रात में सितारों ने हटफिलिया को रोशन कर दिया, जिससे नीचे की जमीन पर हल्की सी चमक आ गई। रात जादुई लग रही थी क्योंकि कई जुगनू रोशनी के एक मादक झुंड में नाच रहे थे, जैसे कि एक जमे हुए आतिशबाजी का विस्फोट हो। सरपट सरपट सरपट। घोड़े पर सवार 11 लोग रात के अंधेरे में जंगल की पगडंडियों पर सवारी कर रहे थे। हम यहीं रुकेंगे, उनमें से एक ने आदेश दिया। इस दौरान वे शिविर लगाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी जगह चुननी थी जो दुश्मनों के लिए बहुत आसान न हो, साथ ही जंगल जैसे घने जंगल के बहुत करीब न हो, ताकि जंगली जानवरों द्वारा उन पर हमला न किया जा सके। और करीब 50 मिनट की खोज के बाद उन्हें आखिरकार सही जगह मिल गई। अपना शिविर लगाने और रात का खाना तैयार करने के बाद वे तुरंत अपनी दावत शुरू करने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कॉनर ने अपने मांस को खोदा और रोने का मन किया। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 हफ्तों से वे कच्चे चूहे और अन्य पचने वाले खाद्य पदार्थ खा रहे थे। इस समय अगर भोजन भगवान होता तो वह रोजाना उसके मंदिर में पूजा और प्रार्थना करता। भोजन के भगवान की जय हो। वास्तव में ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, बल्कि हर किसी के साथ भी था। हफ्तों तक भीगी हुई रोटी खाने के बाद कोई कल्पना कर सकता है कि इस भुने हुए मांस को खाना कितना दर्दनाक था। मिस्टर डेथ के बारे में सोचते ही उनके चेहरे गुस्से से तुरंत विकृत हो गए। पिछले 2 हफ्ते उनके जीवन के सबसे बुरे समय रहे थे। वे सभी कम से कम 2 या 3 स्थायी चोटों के साथ बाहर आए थे। अपने हाथ पैर की उंगलियां खोने से लेकर सभी ने इन खेलों में अपने शरीर के अंग खो दिए थे। वे हजारों के समूह में उस एस्टेट में गए थे, लेकिन अंत में कॉनर की तरफ से उनमें से केवल 11 लोग ही बच पाए थे। जहां तक जेम्स की तरफ का सवाल है, केवल 4 लोग ही बच पाए थे, जिसमें जेम्स भी शामिल था। चाहे वे इसे कैसे भी समझें, वे यह नहीं देख पा रहे थे कि वह कचरा कैसे बच गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मिस्टर डेथ के नियोक्ता ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि जेम्स और कॉनर दोनों को ही बचना होगा। वे पैर की उंगलियों और कानों जैसे छोटे शरीर के अंगों को खो सकते थे,
लेकिन पूरे पैर या हाथ जैसे बड़े अंगों को नहीं। भले ही वे गलत कदम उठाने वाले हों, मिस्टर डेथ के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसा करें उनके नियोक्ता के अनुरोध के अनुसार। इसलिए भले ही वे हाथ खोने का विकल्प चुनें, मिस्टर डेथ के लोग इसे किसी भी छोटे शरीर के अंग से बदल देंगे। महाराज, ये निश्चित रूप से राजकुमार एली ने किया था, चिल्लाने वालों में से एक ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसने पूरी स्थिति के बारे में फिर से सोचा। मैं सहमत हूं महामहिम। उद्धरण चिन्ह। श्री डेथ ने कहा कि उनका नियोक्ता एक शाही व्यक्ति था, इसलिए मैं केवल राजकुमार एली को ही देख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं महामहिम, मुझे लगता है कि यह पहली रानी की योजना थी, एली की माँ। महामहिम। उद्धरण चिन्ह। महामहिम। उद्धरण चिन्ह। आपका। उद्धरण चिन्ह। __। जब पुरुष बारी बारी से बोल रहे थे, कॉनर चुपचाप इस मामले पर उनके सुझावों को सुन रहा था, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। जिस व्यक्ति ने श्री डेथ को काम पर रखा था, वह केवल उनके साथ खेल रहा था। इस कदम से पता चला कि वे मरें या न मरें, श्री डेथ के नियोक्ता को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। अनिवार्य रूप से वे उन्हें बता रहे थे कि चाहे वे कितना भी कुछ करें, इससे नियोक्ता की योजनाओं में कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए बिल्ली और चूहे के इस खेल में वे केवल चींटियां थीं, जिन्हें जब चाहे कुचला जा सकता था। कॉनर ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन था कि यह साजिश एली की है। उसका वह भाई हमेशा से ही सब कुछ जानता था, चाहे कोई उस पर कितने भी हत्यारे या हमले भेजे, एली हमेशा बेदाग निकलता। इस तथ्य के लिए कि एली ने अभी भी उन्हें जीवित रखा है, वह उनके बारे में कितना कम सोचता था। एली मूल रूप से उन्हें बता रहा था कि वे पिस्सू की तरह उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में सिंहासन अभी भी उसका होगा। कितना घृणित। अभी वह बस जल्दी से घर जाना चाहता था, ताकि वह रणनीतिक रूप से अपना बदला ले सके। एली को अपने क्रोध को पूरी तरह से शांत करने के लिए मरना पड़ा। कमीने, बेमाड। यह एक अच्छा दिन था, हवा गर्म थी और आसमान नीला था। यह समुद्र तट के लिए एकदम सही मौसम था, क्योंकि यह गर्मियों की जीवंत भव्यता को दर्शाता था। आज बेमाड पूरी तरह से उथल पुथल में था। सड़कों पर उन्माद में इधर उधर भागते हुए लोगों से भरी हुई थी, क्योंकि वे निकटतम दुकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हे भगवान, आज ये लॉन्च हो रहा था। लोग जल्दी से दुकानों पर धावा बोल रहे थे, क्योंकि वे इन सामानों को बेचने से पहले जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते थे। वास्तव में इस जंगली भीड़ का अपना दिमाग था। झुंड में मधुमक्खियों की तरह लोग भाग दौड़ कर रहे थे और इधर उधर एक दूसरे से टकरा रहे थे। कुछ लोगों ने गलती से दूसरों के पैरों पर पैर रख दिया, जबकि अन्य कई मिनटों से दुकानों के बाहर लाइन में खड़े थे। और वे क्या लेना चाहते थे? उनके लिए पागलों की तरह इधर उधर भागना इतना जरूरी क्यों था? एक शब्द, रेडियो। खैर, बेमाड में पहले से ही रेडियो संचार उपकरण मौजूद थे, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ बेमाड के सुरक्षा बल ही करते थे, इसलिए नागरिकों की उन तक पहुंच नहीं थी। वॉकी टॉकी जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी गैजेट पहले से ही सेना, पुलिस, सुरक्षा गार्ड और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, साथ ही पुलिसकारों जैसी आधिकारिक कारों में रेडियो संचार। निष्कर्ष यह है कि सिर्फ सुरक्षा बल ही उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज बेमाड आधिकारिक तौर पर अपना पहला रेडियो लॉन्च कर रहा था, जिसमें चैनल और स्टेशन होंगे। अब जब से लैंडन जून में उस मिशन से वापस आया था, तब से वह कुछ गुलामों को ऑन एयर रेडियो पर्सनल बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। वे अब 2 महीने से प्रशिक्षण ले रहे थे और लैंडन को लगा कि वे अब पूरी तरह से तैयार हैं। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि रेडियो स्टेशन और टावर पहले ही बहुत पहले बन चुके थे। वास्तव में लैंडन ने इन रेडियो को वसंत में लॉन्च किया होता, लेकिन मिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे आज लॉन्च करने का फैसला किया। रेडियो स्टेशनों के लिए अभी के लिए केवल 5 स्टेशन होंगे, जिन पर कई वार्ताएं होंगी, और चूंकि बेमाड का पहला अक्षर ब्रिटेन के समान था, इसलिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बजाय लैंडन ने इसे बेमाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में बदल दिया। संक्षेप में, यह अभी भी बीबीसी था। क्या उसने इसे धरती से चुराया था? हाँ। क्या उसे ऐसा करने का पछतावा था? नहीं, ये बहुत प्रतिष्ठित था और स्पष्ट रूप से आंखों को बहुत अच्छा लगता था, या उसे कहना चाहिए कि जीभ को। इन स्टेशनों के लिए उनके नाम ऐसे ही थे। एक BBC रेडियो, एक 88-91 FM स्थानीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार लैंडन या जासूसों द्वारा प्रदान किया गया। तारांकन बेशक इसमें युद्ध, नीतियां, क्षेत्र जिन्होंने बेमाड के साथ संधियां की, नियम और इसी तरह की अन्य बातें भी शामिल हैं। 2 BBC रेडियो 290-93 FM खेल, वयस्क उन्मुख विषय, जिसमें प्यार, वैलेंटाइन डे, खुशी और इसी तरह के अन्य विषयों पर पॉडकास्ट शामिल हैं। 3 BBC रेडियो 391-99 FM सौंदर्य से जुड़ी हर चीज, त्वचा, दांतों की देखभाल कैसे करें आदि से लेकर। बेशक ये स्टेशन निश्चित रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और कुछ डॉक्टरों के पॉडकास्ट जो लोगों को बताते हैं कि वे क्या गलत कर रहे हैं और इसी तरह की अन्य बातें। 4 BBC रेडियो 492-95 FM व्यवसाय, जैसे नौकरी के अवसर, उपलब्ध महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रम, चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक आकर्षणों के कब होने की खबर।
इत्यादि। इन खंडों में महत्वपूर्ण समाचार पत्र जानकारी भी जोड़ी जाएगी। 5 BBC स्टेशन 597-99 FM। ऐतिहासिक, ड्रामा, फैंटेसी, विज्ञान, फाय और हास्य बच्चों की कहानी का समय। यहाँ बच्चे दिन के किसी भी समय नई कहानियाँ सुन सकते हैं। वैसे भी ये बेमार्ट के वर्तमान स्टेशन थे। और प्रत्येक व्यक्तिगत स्टेशन के भीतर प्रत्येक खंड के लिए कुछ समय सीमाएं समर्पित होंगी। उदाहरण के लिए BBC रेडियो 5 लें, जिसमें कुल 5 बच्चों की शैलियाँ थीं। से हास्य कहानियाँ टिल्ड सुबह 9 से पौने 10 बजे तक, नाटकीय कहानियाँ टिल्ड सुबह 10 से पौने 11 बजे तक, ऐतिहासिक कहानियाँ टिल्ड सुबह 11 से पौने 12 बजे तक, विज्ञान कथा या विज्ञान संबंधी टिल्ड दोपहर 1 से पौने 2 बजे तक, काल्पनिक कहानियाँ टिल्ड दोपहर 2 से पौने 3 बजे तक। और चूंकि ये स्टेशन रात 9 बजे तक बंद हो जाते थे, इसलिए ठीक यही कहानियाँ उसी क्रम में दोपहर 3 से पौने 9 बजे तक दोहराई जाती थीं। आपको ये जान लेना चाहिए कि बेमार्ट के पास अभी कोई रिकॉर्डिंग या प्लेबैक डिवाइस नहीं थी, इसलिए उनके पास बार बार वही चीज़ें दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा करने से जो बच्चे स्कूल वगैरह की वजह से इसे मिस कर देते थे, वे दिन में बाद में फिर से इन्हें सुन सकते थे। यही बात उन कर्मचारियों पर भी लागू होती थी जो समाचार, खेल वगैरह से चूक जाते थे। संक्षेप में, इन रेडियो स्टेशनों को सभी की ज़रूरतों को पूरा करना था। व्यस्त दुकानों में लोग भीड़ भाड़ में घुसते और धक्का मुक्की करते हुए घुसते थे, मानो वे किसी फाइट क्लब में हों। और पलक झपकते ही ये रेडियो लगभग बिक गए। अभी एक दुकान में सिर्फ 4 रेडियो बचे थे। डन डन डन। जो भी ग्राहक किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, वे जल्दी जल्दी अलमारियों की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे अलमारियों के पास पहुंचे, उनकी आंखें तुरंत शिकारी मोड में बदल गईं। ये दृश्य तुरंत उनके लिए युद्ध के मैदान में बदल गया। ग्राहकों में से एक ने जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन जब वह शेल्फ के करीब पहुंच रहा था तो किसी ने सचमुच उसके ऊपर छलांग लगाई, उसे नीचे धकेला और लुढ़क गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि यह एक महिला थी। वह निश्चित रूप से धोखा दे रही थी। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, मानो कह रही हो, किसने तुम्हें ये हरकतें न करने को कहा। दुर्भाग्य से उसी पल जब उसने पीछे देखा, कोई और गाड़ी लेकर भागा और सचमुच उसकी तरफ से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गलती से गाड़ी में गिर गई। वहां से उस आदमी ने गाड़ी को अपने पीछे भीड़ की ओर धकेल दिया, मानो खुद के लिए और समय खरीदने की कोशिश कर रहा हो। महिला ने उसे घृणा से घूरा, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक महिला हूँ? उद्धरण चिन्ह महिला श्वमम। ये समानता है। दुकानों के भीतर की अराजक स्थिति से बिल्कुल अलग। जिन लोगों को अभी अभी अपना रेडियो मिला था, वे उत्साह से समाचार सुनकर आश्चर्यचकित थे। सांता और उसका गिरोह भी उनमें से एक था। किसी को ये पता होना चाहिए कि वे भी अपना रेडियो पाने के लिए भेष बदलकर गुप्तचर बन गए थे, और बस इस अनुभव से उन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि वे भी उनके लिए लड़ने से ऊपर नहीं थे। धिक्कार है, उन्होंने अपने रेडियो पाने के लिए सभी तरह के पागलपन भरे स्टंट किए थे। क्या ये फर्श पर रेंगना था? उन्होंने ऐसा किया था, लोगों के ऊपर से कूदना। और क्या आपको अभी भी पूछने की ज़रूरत है? पहले तो वे सभ्य बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीड़ कितनी पागल थी, तो उन्होंने जल्दी से उन मूर्खतापूर्ण विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। रास्ता बकवास, अब या कभी नहीं। वे जंगल में घुस गए और विजयी होकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, बेशक यहाँ वहाँ छोटे छोटे पंजों के निशान के साथ। रेडियो के साथ आए निर्देशों को पढ़ने के बाद कैरमेलो ने रेडियो प्लग इन किया और डिवाइस पर छोटे लाल बिंदु को जल्दी से दबाया। रुको, इसे FM 88-91 पर घुमाओ। मुझे लगता है कि यह BBC स्टेशन 1 है, एड्रियन ने उत्साह से कहा। कैरमेलो ने डिवाइस पर बड़ी विस्तारित डिस्क को घुमाया जब तक कि वह पहले स्टेशन पर नहीं पहुंच गया, और बहुत जल्दी वे डिवाइस से किसी की आवाज़ सुन सकते थे। अन्य स्थानीय समाचारों में, बेमार्ट का पहला कार शो अब से 5 दिन बाद होगा। हम सभी पिछले साल से ही अपनी ड्राइविंग परीक्षा दे रहे हैं, और अब सभी को अपनी कार रखने का मौका मिलेगा। जहां तक इस कार शो की बात है, अच्छा, आपको बस देखना होगा, है ना? मैं करेन विम्बलो हूँ, और यह BBC रेडियो स्टेशन 1 है। अच्छा, अब 15 मिनट का छोटा ब्रेक लें, और जब हम फिर से शुरू करेंगे तो हम अर्काडिना में नवीनतम राजनीतिक विकास के बारे में बात करेंगे, साथ ही टैरिक के साम्राज्य से भी। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। जब वे सुन रहे थे तो सभी की आंखें लगभग बंद हो गई थीं। यह अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। आखिर वह बच्चा ऐसा कैसे करता रहता है? उद्धरण चिन्ह। मम्मी, क्या इस छोटे से धातु के रेडियो के अंदर कोई व्यक्ति है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरे स्टेशन चालू कर दिए और जो कुछ वे सुन रहे थे उससे पूरी तरह से जुड़ गए। महिलाएं जानना चाहती थीं कि जुर्रियों को कैसे रोका जाए, लेकिन पुरुष या तो खेल, व्यवसाय या समाचार पर वापस जाना चाहते थे। बच्चों के लिए उन्हें इन कहानियों की एक झलक मिल गई थी, और वे चैनल को वहीं रखना चाहते थे।
रेडियो को देखकर वे रोने को मजबूर हो गए। उन्होंने अपना रास्ता बनाया था और केवल एक रेडियो पाने में कामयाब रहे थे। अब हर कोई इसके लिए लड़ रहा था। अभी उनके पास एकमात्र सवाल ये था कि रेडियो का अगला सेट स्टोर में कब रखा जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? इसे स्टेशन 3 पर रखो। उद्धरण चिन्ह मुझे मरने दो, हम इसे स्टेशन 2 पर छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह पुई, तुम सब क्या जानते हो? ये स्टेशन 1 पर रहेगा। क्या तुमने नहीं सुना कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार जल्द ही शुरू हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह और तो क्या, मैं अपने सौंदर्य आहार के बारे में जानना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह स्टेशन 5 उद्धरण चिन्ह स्टेशन 4 उद्धरण चिन्ह _ और बस ऐसे ही रेडियो पागलपन ने पूरे बेमाड को तूफान की तरह अपने आगोश में ले लिया था। तकनीक, तो तुम में से कोई भी मेरे साथ वापस जाने को तैयार नहीं है। उद्धरण चिन्ह बस ऐसे ही 3 दिन बीत गए और आज सांता आखिरकार बेमाड से जा रहा था, लेकिन चून की पेनेलोप द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद वह फिर से आएगा। इसलिए सभी ने बाद में जाने का फैसला किया, अभी नहीं। और चूंकि उन्हें काम करने की अनुमति थी, इसलिए उन्होंने तुरंत नौकरी की तलाश में जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इसी तरह की अन्य बातें। जरूर वे राजघराने के लोग थे, लेकिन जब से वे यहाँ आए हैं उन्होंने दूसरे राजघरानों को भी काम करते देखा है। मदर किम एक शिक्षिका थीं और यहाँ तक कि राजा लैंडन भी अस्पताल और हर उस जगह काम करते थे जिसकी कल्पना की जा सकती है। कल जब उन्होंने अखबार देखा तो उन्होंने उसमें कई नौकरी के विज्ञापन देखे। आपको पता होना चाहिए कि हर सेमेस्टर के अंत में छात्र स्नातक होते हैं और नौकरी की तलाश शुरू करते हैं, इसलिए हमेशा नौकरी के बाजार में आने की कोशिश करने वाले लोग होते थे। यहाँ तक कि जो लोग छुट्टियों पर थे उन्हें भी गर्मियों की नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए अखबार हमेशा कई नौकरियों के प्रस्तावों से भरे रहते थे रोज़ाना। बेशक जूनियर इलेक्ट्रीशियन जैसी कुछ नौकरियां या कोई भी ऐसी नौकरी जो बेमाड के रहस्यों से गहराई से जुड़ी हुई थी, गैर बेमाडियन के लिए पूरी तरह से अनुपलब्ध थी। अखबारों में यह इस तरह की बातें लिखा करता था, बेमाड का नागरिक होना चाहिए। और इसी तरह कल उन्होंने अपना पूरा समय कुछ नौकरी के साक्षात्कारों की तैयारी में बिताया था। उन्होंने अखबारों में नौकरियों की तैयारी के बारे में लेख पढ़े थे, साथ ही उन्हें इन साक्षात्कारों में क्या लाना चाहिए ये सब बहुत ही आकर्षक लग रहा था, खासकर महिलाओं को। किसी को ये जानना था कि वे पूरे दिन बस यही करती थीं, घर पर बैठना, ये सुनिश्चित करना कि नौकरानियां उनके पति और बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, घर चलाना और इसी तरह के अन्य काम। उन्होंने वास्तव में कभी किसी चीज़ को छुआ नहीं, इसलिए यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पुरुषों के लिए वे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब से 4 दिन बाद वे इस बात पर परीक्षण शुरू करेंगे कि बेमाड उनके शूरवीरों को कैसे प्रशिक्षित करने जा रहा है। वे सांता के वापस आने तक प्रशिक्षण लेंगे, और इसके अलावा अगर वे चाहें तो उन्हें अंशकालिक नौकरी करने की भी अनुमति थी। महीनों तक बेमाड में रहने से निश्चित रूप से उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, चाहे वे कुलीन हो या नहीं, इसलिए नौकरी करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। बच्चों के संबंध में वे सभी 2 दिनों में स्कूल शुरू करने वाले थे, इसलिए निश्चित रूप से वे भी वहीं रहेंगे। हाँ, डचेस मीना और ड्यूक सैमुला ने अपने बच्चों को बेमाड में रहने और दोनों सेमेस्टर के लिए अध्ययन करने की अनुमति देने का फैसला किया था, और गर्मियों में वे कैरोना भी वापस आ जाएंगे। यहाँ एक बड़ी तस्वीर को देखना होगा। अगर वे शिक्षित हो सकते हैं तो जब वे स्नातक होंगे तो वे कैरोना के भीतर बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। आखिरकार जैसा कि लैंडन ने कहा था, भविष्य युवाओं का है। और इसलिए कि उनके बेटों की तलवारबाजी की कला बरकरार रहे, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद 4 गार्ड को उनके साथ रहने के दौरान छोड़ने का फैसला किया। ये तो पता ही था कि नाइट पेज लगभग हर दिन प्रशिक्षण लेते थे, इसलिए उन्हें अपने बेटों को चौकन्ना रखने के लिए गार्ड की जरूरत थी। दिन में कम से कम एक बार उनके बेटों को पूरे 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय तक जमकर अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक उनकी बेटियों की बात है तो वे उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ दिए जाने वाले पाठ्यक्रम कैरोना में दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों से कहीं बेहतर हैं। अब तक उनकी बेटियों ने शिष्टाचार की कक्षाएं, कविता पढ़ना और लिखना कक्षाएं ली थीं, साथ ही सरल गणित की कक्षाएं, जोड़ और घटाव भी ली थीं। लेकिन जब उन्होंने लिंडा और यहाँ के सभी अन्य बच्चों को देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह गए कि वे सभी बौद्धिक रूप से कितने होशियार थे। वैसे भी आज 10 अगस्त था और महीने की 3 तारीख को स्कूल फिर से खुल चुका था, लेकिन फिर भी लैंडन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि बच्चों के लिए सेमेस्टर में शामिल होने में बहुत देर नहीं हुई है। फिलहाल वे सभी निम्नलिखित विषयों के लिए साइन अप कर चुके थे: गणित 1 जोड़ और घटाव, गणित 2 भाग और गुणा, पाइरन 1 संज्ञा, विशेषण, पढ़ना लिखना आदि। बेशक ये उनके मुख्य पाठ्यक्रम थे, क्योंकि उनके पास कला और शिल्प, इतिहास, कविता, जिम इत्यादि जैसे अन्य पाठ्यक्रम भी थे। तो कोई कह सकता है कि इन बच्चों के पास सेमेस्टर के बाकी दिनों में काम की भरमार होगी। अंत में सांता शाही रक्षकों में से आधे के साथ जा रहा था, और संधि वापस आने तक कोई और यहाँ नहीं रहने वाला था।
अपने जहाज पर जमा किए गए सामान को देखकर सांता मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस पहले दौर के लिए उसने केवल वही चीजें चुनी थीं जो उसके लोगों के लिए जरूरी थीं। गद्दे, बिस्तर, किताबें, कलम, सर्दियों की जैकेट इत्यादि जैसी चीजें उसकी पहली कार्रवाई की रेखा थीं। जाने से पहले उसने लैंडन से कीमत के बारे में बात की थी। लैंडन चाहता था कि ये चीजें किसानों के लिए भी सुलभ हों, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह किसी को भी उन्हें हास्यास्पद कीमत पर बेचने की अनुमति दे। इसलिए उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूल्य सीमा तय की, निर्यात कर शुल्क और इसी तरह की अन्य चीजों के आधार पर। उदाहरण के लिए, अगर 12 पेंसिल की कीमत 3 कॉपर सिक्के है, तो कैरोना इसे 3-8 कॉपर सिक्कों प्रति पैकेट के बीच बेच सकता है। लैंडन ने शिपिंग दर, निर्यात कर, बिचौलिया शुल्क और इसी तरह की अन्य चीजें उस शुरुआती कीमत में जोड़ दी थीं। लेकिन चूंकि सांता आमतौर पर थोक में खरीदता था, इसलिए व्यक्तिगत रूप से शिपिंग की तुलना में कीमत अपने आप सस्ती हो जानी चाहिए। अंत में उसने बहुत सारी फीस कम कर दी थी। समय तेजी से बीतता गया और जब सब कुछ पैक हो गया तो सांता सभी को अलविदा कहने के लिए वापस आया। वाह भाई, वे बहुत मतलबी हैं। क्या वे कम से कम मुझे थोड़ा याद करने का नाटक नहीं कर सकते? सांता ने लैंडन को गले लगाते हुए और एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। लैंडन ने अपना सिर हिलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। यह आदमी वाकई बेशर्म था। जब सभी ने अपने सामने विशालकाय बच्चे को देखा तो उन्हें सिर दर्द होने लगा। बच्चों ने अपने माथे पर हाथ मारा क्योंकि उन्हें भी लगा कि यह लड़का बहुत बचकाना है। उनके लिए भी, और उन्हें पता होना चाहिए वे ही बच्चे हैं। अंकल, क्या आप जानते हैं कि हम आपको याद करेंगे? तो रोना बंद करें। बच्चों में से एक ने जवाब दिया, हाँ अंकल, हम आपको जरूर याद करेंगे। उद्धरण चिन्ह, अंकल, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आप पूरे हटफिलिया में सबसे अच्छे हैं? उद्धरण चिन्ह। बच्चों ने अपने इस बच्चे जैसे अंकल को तब तक मनाने की कोशिश की जब तक कि उन्हें उनके मूड के खुश होने के संकेत नहीं दिखाई दिए। सांता ने अपना सिर उठाया और उन्हें उदास होकर देखा। उनके चेहरे पर एक खसखस कुत्ते जैसी नजर थी। सच में तुम मुझे याद करोगे? सांता ने दयनीय भाव से पूछा। जरूर अंकल, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, चूंकि तुम सब मुझे बहुत याद करोगे तो मेरे साथ वापस आ जाओ। उद्धरण चिन्ह अंडरस्को अंकल, कृपया जहाज पर चढ़ जाओ। उद्धरण चिन्ह अलविदा अंकल। उद्धरण चिन्ह अलविदा। उद्धरण चिन्ह। सांता के बेमाद से नाटकीय तरीके से बाहर निकलने के बाद सिर्फ एक दिन बीता था। वह आदमी रो रहा था और खुले पानी में रवाना होते समय उनकी ओर नीला रुमाल लहरा रहा था। कितना अजीब आदमी है। आज लैंडन ने अपने मिशन के लिए जल्द से जल्द तैयारी शुरू करने का फैसला किया था। सबसे पहले वह लुसियस से मिलना चाहता था और उन शिविरों पर अपने हमलों की योजना बनाना चाहता था। और उसके बाद उसे एड्रियन के साथ अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना था। उसे एड्रियन के अपेंडिसाइटिस का इलाज करवाना था। लैंडन जल्दी से पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ा और लुसियस के दफ्तर में घुस गया। हाँ, लुसियस पूरे स्टेशन का पुलिस प्रमुख भी था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि वह आदमी कितना व्यस्त था। थोड़ी देर बात करने के बाद लुसियस को इन मिशनों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। ये पुरुषों को अधिक फील्ड अनुभव देने के लिए अच्छा होगा, और अगर हम सफल होते हैं तो हम अपने सैन्य बलों को बहुत अधिक बढ़ा पाएंगे। लुसियस ने सभी मानचित्रों को देखते हुए कहा। वे कितने विस्तृत थे उससे वह देख सकता था कि प्रशिक्षण संप्रदाय भूमिगत दास शिविरों के समान ही शहरों में थीं। यह एकदम सही था। सच में लैंडन ने और अधिक दासों को लेना बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि ये प्रशिक्षण शिविर वस्तुतः दास शिविरों के समान ही शहरों में थे, लैंडन को लगा कि उन दासों को पीछे छोड़ना क्रूरता होगी। और अपने अंतिम मिशन से उसे पता चला था कि इनमें से अधिकांश दासों, साथ ही प्रशिक्षित शूरवीर दासों के परिवार दोनों शिविरों में थे। इसलिए अंत में उसे यकीन था कि उसे किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा। खैर, अधिक दासों के साथ उसके दिमाग में आने वाली सभी परियोजनाओं पर काम करने के लिए अधिक मजदूर होंगे। कुछ नौकरियों के लिए उसे मौके पर ही सैकड़ों लोगों को काम पर रखना पड़ता था और बेमार्ड में लगभग सभी के पास पक्की नौकरियां थीं, स्नातकों को छोड़कर। इसलिए अधिक जनशक्ति हमेशा लाभदायक होगी। उदाहरण के लिए, अगर वह एक मनोरंजन पार्क को शुरू से चलाना चाहता था तो उसे दोनों कामों की शिफ्ट के लिए कम से कम 800 लोगों को मौके पर ही काम पर रखना होगा। उन्हें हर दिन और हर घंटे सभी उपकरणों की जांच करनी होगी, पार्क चलाना होगा और इसी तरह के अन्य काम करने होंगे। तो वह एक साथ इतने सारे लोगों को कहां से लाएगा जब ज्यादातर लोगों के पास पहले से ही पक्की नौकरियां थीं। नए औद्योगिक विचारों के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है। ये बेमार्ड के शुरुआती विकास चरण थे, इसलिए उन्हें जितनी मदद मिल सकती थी उतनी चाहिए थी, और अधिक संधियों पर हस्ताक्षर होने के साथ इसका मतलब ये होगा कि अधिक साम्राज्य, देश और महाद्वीप उनके सामान चाहते होंगे। तो संक्षेप में, बेमार्ड दुनिया भर में तेज गति से आपूर्ति करेगा, इसलिए मजदूरों की हमेशा जरूरत होगी। लेकिन भले ही पूरी दुनिया तकनीकी रूप से संतुलित हो, लेकिन हमेशा नौकरियां पैदा होंगी।
क्योंकि युवाओं से नए विचार और इसी तरह के अन्य आविष्कार भी किए जाएंगे। इसलिए नए गुलामों को लेने के मामले में लैंडन इस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। जहां तक लुसियस का सवाल है, उसका दिमाग सचमुच बेमार्ट की सुरक्षा बलों को दोगुना करने की संभावना पर अटका हुआ था। किसी को यह जानना था कि अगर स्नातक भी आवेदन करते हैं तो मिशन से प्राप्त संख्या की तुलना में यह वास्तव में नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, पिछले सेमेस्टर के अंत तक केवल 112 स्नातकों ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। लेकिन जब लैंडन उन मिशनों से वापस आया तो वह अपने साथ 7,000 से ज्यादा संभावित सैनिक लेकर आया था। भूल जाओ, यह मिशन निश्चित रूप से सेना, पुलिस बल, सुरक्षा गार्ड, मरीन, तटरक्षक और अन्य सभी बलों को मजबूत करने का एक अवसर था। तो निश्चित रूप से यह एक बढ़िया विचार था। समग्र मानचित्र से, भले ही अर्काडिना के भीतर 5 शिविर हैं, हम इन 3 तटीय शहरों के माध्यम से आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। लैंडन ने मानचित्र पर वृत्त बनाते हुए कहा। जैसे जैसे वे बातचीत करते गए, उन्होंने प्रत्येक शिविर के आसपास के सभी क्षेत्रों का आकलन करना शुरू किया। मानचित्र को देखते हुए कोई भी देख सकता था कि इन शिविरों को ट्यूनिंग कांटे की तरह रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। एक ट्यूनिंग कांटा की कल्पना करें। हैंडल का अंत वह जगह है जहां तटीय किनारे हैं और प्रत्येक किनारा 2 शिविरों की ओर जाता है। खैर, पहले तटीय शहर से कोई व्यक्ति सीधे दाएं रास्ते पर जारी रखने का चयन करने से पहले 2.5 सप्ताह तक घोड़े पर सवारी करेगा या बाएं सड़क मार्ग को चुनना। अगर कोई सही रास्ते पर चलता रहा तो 3 और शहरों और 2 कस्बों के बाद वे आखिरकार पहले प्रशिक्षण क्षेत्र वाले शहर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वे बाईं ओर की सड़क पर चलना चुनते हैं तो उन्हें दूसरे प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचने से पहले 4 और शहरों, 1 कस्बे और 1 गांव से भी गुजरना होगा। और यह सब तब होगा जब वे लैंडन द्वारा चुने गए पहले तटीय शहर में उतरेंगे। नक्शे से पहला तटीय शहर और दूसरा शहर चुना गया। सभी एक ही तरीके से प्रशिक्षण शिविरों की ओर ले गए, इसलिए ये 2 तटीय शहर निश्चित रूप से उन्हें 4 शिविरों तक ले जाएंगे। जहां तक आखिरी वाले की बात है तो ये सीधा था, इसमें किसी तरह का कोई भेस नहीं था। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। हम आर्केडिना के तटों के आसपास के अन्य तटीय शहरों की तुलना में वे वास्तव में हमारे लक्ष्यों के सबसे करीब हैं। तो वहां से क्या योजना है? क्या आप ये ऑपरेशन एक साथ करेंगे या आप सभी अलग अलग हो जाएंगे? लुसियस ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह मानचित्र का अवलोकन करना जारी रखता था। इसे स्पष्ट रूप से देखते हुए एक समूह में एक साथ जाने से इन मिशनों को पूरा करने में 7 महीने से अधिक समय लग सकता है। इसलिए अलग अलग होना सबसे अच्छा होगा। हम अलग हो जाएंगे और चूंकि 5 कैंप हैं, इसलिए 5 मुख्य नेता भी होंगे। इसलिए इस मिशन के लिए मेरी टीम और मैं एक कैंप पर विजय प्राप्त करेंगे और सैनिक बाकी को संभालेंगे। अब 2 तटीय शहरों में 4 कैंप हैं, इसलिए हम पुरुषों को जोड़े में भेजेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। इस तरह वे जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, चूंकि वे जोड़े में हैं, 2 टीमें और एक तटीय शहर की ओर एक साथ रवाना होंगी। वहां से वे सड़क के दोराहे के निशान का अनुसरण करेंगे और बाद में एक टीम बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर विभाजित होगी। और भले ही एक टीम अपना मिशन जल्दी खत्म कर ले, फिर भी उन्हें अपने जहाजों पर दूसरी टीम के लिए इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो। उद्धरण चिन्ह। इस तरह अगर वे बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं तो वे आसानी से क्षेत्र का पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, चल रहा था। और अगर बचाव की जरूरत पड़ी तो उन्हें पता होगा कि वहां से कैसे आगे बढ़ना है। उद्धरण चिन्ह। यही योजना है। उद्धरण चिन्ह। ओह, और मुझे लगता है कि आप आखिरी तटीय शहर की ओर जा रहे होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आखिरकार ये बेमार्ट के तटों के सबसे करीब है और सांता के वापस आने से पहले मुझे यहाँ पहुंचना होगा, लैंडन ने कहा। संक्षेप में, बेमार्ट के तटों के आसपास के पहले तटीय क्षेत्र की ओर जाने में पुरुषों को 1 महीने का समय लगेगा, जो मूल रूप से अर्काडिना का उत्तरी क्षेत्र था। अर्काडिना कैरोना से 3 गुना बड़ा था, इसलिए निश्चित रूप से इसे पार करने में बहुत अधिक समय लगा। दूसरे शिविर को देखते हुए, जो अर्काडिना के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, पुरुषों को वहां जाने में 3 सप्ताह लगेंगे। और तीसरे शिविर के लिए, जो वास्तव में अर्काडिना की पश्चिमी परिधि के भीतर था, कोई भी व्यक्ति बेमार्ट के तटों से सचमुच 1 सप्ताह के समय में वहां पहुंच सकता था। इसलिए लैंडन ने इस तीसरे शिविर से निपटने का विकल्प चुना था। इन शिविरों तक पहुंचने में किसी को कितना समय लगता है, ये स्पष्ट रूप से उनके लिए अलग अलग होकर काम करना और अधिक प्रभावी ढंग से करना बेहतर था। उदाहरण के लिए, पहले शिविर को देखें। किसी को 1 महीने तक नौकायन करना होगा, 2.5 सप्ताह तक घोड़े पर सवारी करनी होगी, हमला करना होगा, जीत हासिल करनी होगी और फिर बेमार्ट की ओर वापस जाना होगा। निष्कर्ष यह है कि यदि वे पहले तटीय तटों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 3 महीने वहां बिताने होंगे। किसी को यह जानना होगा कि लैंडन को साम्राज्यों के भीतर के शिविरों पर भी विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए यदि उसे व्यक्तिगत रूप से सब कुछ खुद करना था तो निश्चित रूप से उसके लिए समय समाप्त हो जाएगा। आखिरकार सिस्टम ने उसे एक समय सीमा दी थी,
और ऐसा न करने पर उसकी मौत हो जाती। जहां तक इन मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ों की बात है, ये वही जहाज होंगे जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने पिछले मिशन से बेमार्ड वापस जाने के लिए किया था। साथ ही उनके साथ आने वाले क्रूमैन बेमार्ड के नाविकों को इन पुराने जमाने की नावों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसलिए लैंडन को इस समय किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस यात्रा के लिए वह उन क्रूमैन के साथ साथ नए प्रशिक्षित लोगों को भी ले जा रहा था। अब सवाल यह है कि आप कब जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह, बुरा नहीं है, आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। आखिरकार कुछ लोग 3 महीने के लिए दूर रहेंगे, लेकिन चिंता न करें, मैं तुरंत सब कुछ तैयार कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वे कुछ देर और बात करते रहे, फिर आखिरकार इस आगामी मिशन के लिए सब कुछ समाप्त कर दिया। बच्चा, मैं अभी व्यस्त हूँ, इसलिए भागो, लुसियस ने चिढ़ाते हुए कहा। बूढ़े आदमी, कौन तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता था? मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट लेना है। उद्धरण चिन्ह, कहाँ? उद्धरण चिन्ह, अस्पताल में। उद्धरण चिन्ह। लैंडन ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि एड्रियन के ऑपरेशन से पहले उसके पास समय है। उसकी अपॉइंटमेंट शाम 4 बजे थी, लेकिन अभी सुबह 11:15 बजे थे। अच्छा, यह अच्छा था। उसने इस सप्ताह के भीतर किसी समय सरकारी अधिकारियों से मिलने की योजना बनाई थी, तो वह अभी ही ऐसा कर सकता है। निकोलस, आंकड़े कैसे दिख रहे हैं? लैंडन ने अपने सामने रखी रिपोर्ट को देखते हुए पूछा। महाराज, 31 जुलाई 1025 तक बेमार्ड की कुल जनसंख्या 97,863 आंकी गई थी, और निश्चित रूप से हमने महीने के भीतर पैदा हुए नवजात शिशुओं और कुछ बुजुर्गों की मृत्यु को भी ध्यान में रखा था, निकोलस ने उत्साह से कहा। जब से वह इस चार्ट सिस्टम का उपयोग कर रहा था, तब से बाकी सब बातों पर बात करना काफ़ी आसान लग रहा था। उन्होंने कभी भी पाई चार्ट या टेबल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें हर चीज़ पैराग्राफ में लिखने की आदत थी। लेकिन महामहिम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। महामहिम को सिर्फ संख्याओं के लिए टेबल या पाई चार्ट चाहिए थे, साथ ही उनके बगल में सीधे सीधे बुलेट पॉइंट भी चाहिए थे। बेशक उन्हें अभी भी विस्तृत रिपोर्ट लिखने और उन्हें सही तरीके से स्टोर करने की ज़रूरत थी, लेकिन महामहिम के सामने पेश करते समय ये सब सरल फॉर्मेट में किया गया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे आसानी से याद रख सकते थे और देख सकते थे कि किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है अगर वे पैराग्राफ के बजाय चार्ट या टेबल पर हों। चाहे बेमार ने कितना खाना खाया या उन्हें कितनी आपूर्ति की ज़रूरत थी, चार्ट फॉर्म में और यहाँ तक कि टेबल फॉर्म में भी सब कुछ देखना आसान था। कुल जनसंख्या को देखते हुए लैंडन विश्लेषण से पूरी तरह से प्रसन्न थे। आपको ये जानना होगा कि पिछले साल मई से लेकर इस साल जुलाई तक लैंडन हर महीने बेमार्ड में कम से कम 5,000 गुलामों को ला रहा था, और जब वह इस मिशन के लिए बाहर गया तब भी वह अपने साथ 17,000 से ज़्यादा लोगों को वापस लाने में कामयाब रहा। बेमार्ड में बढ़ती जन दर के साथ जनसंख्या तेज़ी से 1,500 से बढ़कर आसमान छू गई। अब वे 97,000 हो गए थे। लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादातर शहरों की तरह जिनके पास बड़ी ज़मीन थी जो लाखों लोगों को समायोजित कर सकती थी, जैसे कि टोक्यो या टोरंटो, बेमार्ड में भी यही क्षमता थी। संक्षेप में, अब से हज़ारों साल बाद बेमार्ड 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों के लिए भी जगह बना सकता था, तो ये 97,000 अभी भी शहर की आवास क्षमता के लिए कुछ भी नहीं थे। लैंडन कुछ देर के लिए रुके और निकोलस के साथ और नीतियों के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अपनी आगामी अनुपस्थिति के दौरान वे क्या सुधार चाहते हैं, और 1 घंटे बाद उन्होंने निचले क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। उनके पास क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं थीं, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण था। निर्माण उद्योग में कदम रखते हुए लैंडन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। 70% इमारतों का नवीनीकरण किया गया था, जबकि बाकी अभी भी नवीनीकरण के अधीन थे। उन इमारतों में पाइप जल आपूर्ति, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और सीवेज फंक्शन थे, और उनकी अधिकांश इमारत संरचनाओं को भी बदल दिया गया था। संक्षेप में, ये वास्तव में एक उन्नयन था, जब इसकी तुलना उन अच्छे पुराने दिनों से की जाती है। आपका स्वागत है महामहिम, टिम ने लैंडन की ओर भागते हुए कहा। सच तो यह है कि वह निर्माण श्रमिकों को अन्य इमारतों पर काम करने में मदद कर रहा था जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कुछ समय पहले लैंडन को आते देखा था। इसलिए वह जल्दी से भारी मशीनों में से एक से बाहर निकला, अपने हाथ धोए और लैंडन की ओर भागा। टिम, बिल्कुल वही आदमी जिसकी मुझे तलाश थी। हे, मुझे याद है कि आपके कार्यालय भवन का मरम्मत कार्य कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था। तो बदलाव कैसा है? उद्धरण चिन्ह। महाराज, आपको अभी भी पूछने की ज़रूरत है। बेशक ये बहुत बढ़िया था, अब तक का सबसे अच्छा एहसास, टिम ने खुशी से कहा। एक ने कहा कि भले ही उसके घर में पहले से ही वे सभी आवश्यक सुविधाएं थीं, फिर भी वह अपना आधा दिन काम पर बिताता था। इसलिए जब जगह का नवीनीकरण नहीं हुआ था तो उसे हमेशा रोने का मन करता था, क्योंकि घर के अंदर पाइपलाइन न होने के कारण शौच करना भी एक समस्या थी।
और सच तो यह है कि उसकी सोच पहले से ही बदलने लगी थी। एक आधुनिक घर में 7 महीने से ज्यादा रहने के बाद कोई फिर से बाल्टी में शौच करने की आदत कैसे डाल सकता है? उसे ऐसा करना बहुत अजीब लगा, और थोड़ा अजीब भी। लेकिन पहले, अगर हर किसी के पास, क्योंकि किसानों के पास आमतौर पर इन मामलों में कोई विकल्प नहीं होता, तो वह अपना काम भी सामने करने से गुरेज नहीं करता। उनके लिए नलसाजी एक दूर का सपना था, जिसका मतलब था कि कोई बहता पानी नहीं था और किसी भी तरह से मल को बहा देने का कोई तरीका नहीं था। किसी को ये पता होना चाहिए कि कुलीन संपदाओं में भी, साथ ही महल में भी, गोपनीयता जैसी कोई चीज नहीं थी, सिवाय राजा या कुलपिता के। बाल्टी में शौच करने और उसे बटलर को देने के अलावा राजा ने कई बार मलमूत्र त्यागने के गड्ढे भी बनाए थे। आप जानते हैं, अगर आपकी बाल्टी भर गई हो और आपको तुरंत जाना पड़े। आखिरकार गोपनीयता वास्तव में कोई चीज नहीं थी। वैसे भी ये गंदगी के गड्ढे सिर्फ छेद वाली बेंच थे, तो एक बेंच पर 12 छेद हो सकते थे। ये जगह पुरुष और महिला दोनों के लिए खुली थी, इसलिए जब आप अपना काम करते हैं तो आप किसी दूसरी महिला या पुरुष के करीब बैठे हो सकते हैं, जो अपनी गान से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा होता है। ये सभी छेद गंदगी के कमरों में कई बाल्टियों और बेसिनों की ओर ले जाते हैं, जहां नौकर अंदर जाते और बाद में खाली करते। उन्हें बस ये प्रार्थना करनी होती थी कि जब वे बाहर निकाल रहे हों तो किसी का मल उन पर न गिरे, और इससे भी बदतर, अगर कोई गलती से अपनी चाबियां छेद में गिरा देता तो नीचे के नौकरों को उन्हें पाने के लिए मल में तैरना पड़ता। बेशक चून की ज्यादातर जगहों पर कुलीन, किसान और गुलामों की बेंचें थीं। हर कोई दुनिया के सामने अपना काम करने का आदी था, लेकिन अब जब टिम ने अपना काम निजी तौर पर करना शुरू कर दिया था, तो वह दूसरों के सामने शौच करने में कैसे सहज महसूस कर सकता था। यह अजीब था, ठीक है। बस ये सोचकर कि उसने अतीत में यहाँ वहाँ कैसे अपनी गांड दिखाई थी, वह शर्मिंदगी से थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सका, खासकर जब उसे याद आया कि कुछ महिलाओं ने इसे देखा था। उफ, अभी उसे मार डालो। दोनों आदमी चलते चलते बातें करते हुए टिम के दफ्तर की ओर बढ़े। चूंकि आप पहले से ही व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन पर एक नज़र डालें। मुझे आपसे कुछ निर्माण श्रमिकों का चयन करने की आवश्यकता है, ताकि 2 नए उद्योगों का निर्माण शुरू किया जा सके। लैंडन ने टिम को अपनी वास्तुशिल्प डिजाइन योजनाएं देते हुए कहा। टिम ने जल्दी से उन्हें ले लिया और प्रत्येक परियोजना के नाम पढ़े। परियोजना 1, डायपर और सैनिटेशन पैड निर्माण उद्योग, तेल बनाने का उद्योग। हाँ, लैंडन इन्हें जल्द से जल्द बनाना चाहता था। पहले तो वह पहले वाले के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन जब उसने गलती से लूसी के दाग देखे तो वह इसे सूची में शामिल करने से खुद को रोक नहीं सका। चाहे वे कितने भी तकनीकी रूप से उन्नत क्यों न हो, महिलाओं को हमेशा सैनिटेशन पैड की आवश्यकता होगी और शिशुओं को हमेशा डायपर की आवश्यकता होगी। लैंडन के दिमाग में इन परियोजनाओं को वर्ष के अंत से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इस युग में महिलाएं फटे हुए कपड़े को पैड की तरह इस्तेमाल करती थीं और बाद में उन्हें धो लेती थीं या फेंक देती थीं। उनकी समस्या ये थी कि वे ज्यादा सोख नहीं पाते थे, इसलिए महिलाओं में अभी भी बहुत बार रिसाव होता था। फिर से कुछ लोग भेड़ जैसे जानवरों के बाल भी काटते थे और बेहतर अवशोषण के लिए नीचे सख्त कर देते थे, लेकिन समस्या ये थी कि इससे उनके गुप्तांगों में हमेशा खुजली होती थी और कभी कभी संक्रमण भी हो जाता था। फिर से लैंडन ने सैनिटरी पैड बनाने का फैसला क्यों किया था? इसका एक और कारण ये था कि उन्हें अस्पताल से एक बहुत ही मज़ेदार रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने बताया था कि कई लोग अस्पताल में ये कहते हुए आए थे कि वे बीमार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म आने लगा था। आपको ये जानना होगा कि प्राचीन समय में महिलाओं को साल में 1 या 2 बार मासिक धर्म आता था और 25-30 की उम्र में रजोनिवृत्ति भी हो जाती थी, इसलिए वे जल्दी शादी कर लेती थीं। लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले, वे बहुत तनाव में थीं। तनाव एक बड़ी समस्या थी। धरती पर भी कुछ छात्राएं या बहुत ज़्यादा काम करने वाली महिलाएं सिर्फ परीक्षा या प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से 1 या 2 महीने के लिए अपने पीरियड्स मिस कर देती थीं। अब कल्पना कीजिए कि ये महिलाएं मरने तक लगातार तनाव में रहती थीं। ये भी एक चमत्कार था कि उन्हें पीरियड्स भी आए। और सबसे बड़ी बात, उनका पोषण बेकार था और वे गुलामों और रोबोट की तरह काम करती थीं। आपको पता होना चाहिए कि खराब पोषण और बहुत ज़्यादा मेहनत का मतलब था कि इन महिलाओं के शरीर में बहुत कम वसा थी। लेकिन यही समस्या थी, महिलाओं को अपने प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में शरीर में वसा की ज़रूरत होती है, साथ ही रजोनिवृत्ति को धीमा करने के लिए भी। धरती पर केवल गंभीर खाने के विकार वाली लड़कियां ही कभी इस तरह की समस्या से पीड़ित हो सकती थीं, और यह प्रतिशत 1% से भी कम था। लेकिन यहाँ लगभग हर महिला को यह समस्या थी, यहाँ तक कि कुलीन महिलाएं भी तनाव में थीं। तुम्हें लगता है कि षड्यंत्र, साजिश वगैरह करना आसान था? सभी ने अपने अपने तरीके से कष्ट झेले। जब सब कुछ देखा गया तो कोई आश्चर्य नहीं था कि यहाँ की महिलाएं साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा पीरियड्स देखकर घबरा जाती थीं। लेकिन इससे ये भी पता चला कि वे पहले की तुलना में बेहतर खाना खा रही थीं और कम तनाव में थीं।
मानव शरीर के लिए भले ही वह कई सालों से कमी से पीड़ित रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी जल्दी ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि किसी को 3 साल से ट्यूमर है, इसका मतलब यह नहीं है कि इलाज में 3 साल लगें। इसी तरह भले ही इन महिलाओं ने सालों तक कष्ट झेला हो, उनके शासनकाल की इस अवधि में उनके गाल पहले की तुलना में ज्यादा भरे हुए और गुलाबी हो गए थे। उस समय उनके जबड़े, हाथ और शरीर इतने दुबले और कुपोषित थे कि लैंडन को कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर वह उन्हें दिन में 3 घंटे से ज्यादा काम करवाए तो उनकी हड्डियां तुरंत आधी हो जाएंगी। लेकिन अब वे आम लोगों की तरह लग रहे थे जिन्हें लैंडन धरती पर देखने का आदी था। उनके शरीर ने पर्याप्त पोषक तत्व ग्रहण कर लिए थे, उनका तनाव का स्तर काफी कम हो गया था और अब उनके मासिक धर्म पहले से ज्यादा बार आने लगे थे। यहां तक कि नर्सें भी अपने शरीर को देखकर चौंक गई थीं, क्योंकि उनमें से कुछ ने यह भी सोचा था कि वे भी रजोनिवृत्ति तक पहुंच गई हैं। और बस इतना ही नहीं था, 33 से 36 वर्ष की आयु के बीच की कुछ महिलाएं गर्भवती भी हो गई थीं और उन्होंने इसे बेमाद चमत्कार कहा था। वे चच गईं और वहां खुशी में उनकी प्रशंसा की और वे अपने बच्चों को पकड़े हुए रोईं। लैंडन को समझ नहीं आया कि उनकी घोषणाओं पर हंसे या रोए। ये वास्तव में एक चमत्कार था। निष्कर्ष यह है कि इन सब के कारण लैंडन के पास सैनिटेशन पैड बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डायपर के लिए यहाँ बच्चों को बस कपड़े से बांधा जाता था। और यह कितना प्रभावी था। अगर आप अपने ऊपर पेशाब करते हैं तो क्या ये फिर भी लीक हो जाएगा? हाँ, तो डायपर भी जरूरी थे। खैर, डायपर और सैनिटेशन पैड निर्माण उद्योग के लिए बस इतना ही था। जहां तक तेल बनाने के उद्योग की बात है, तो वास्तव में विस्तार से बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। बेमाड में पहले से ही तेल मौजूद थे, क्योंकि उसने अपने आखिरी मिशन से पहले उन्हें बनाने का अनुरोध किया था। उनका उपयोग स्पा द्वारा किया जाता था और उनमें से कुछ दुकानों पर भी बेचे जाते थे। बेमाड ने केवल 6 अलग अलग बॉडी ऑयल बनाए थे, 2 स्पा वाले थे और 4 पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और शिशुओं के लिए बॉडी लोशन थे। अभी लैंडन बस यही चाहता था कि उनके लिए एक उद्योग बनाया जाए ताकि वे कीमिया उद्योग से भी बाहर निकल सकें। और जब निर्माण समय सीमा को देखा गया, लैंडन को उम्मीद थी कि पहला उद्योग नवंबर के आसपास पूरा हो जाएगा और इस तेल उद्योग के लिए अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। महाराज, इसे पूरा मानिए, मैं कम से कम 2000 श्रमिकों का चयन करूंगा ताकि दोनों उद्योगों पर निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो सके। टिम ने आश्वासन दिया जब वह लैंडन को परिसर से बाहर ले गया। ये सबसे अच्छा होगा। / टिम के साथ काम खत्म करने के बाद लैंडन ने अपने समय को देखा और आखिरकार अस्पताल जाने का फैसला किया। एड्रियन का इलाज करने का समय आ गया था।